हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10th में तीसरा पाठ सेनापति। इनका जन्म संवत 1616 में हुआ था। जीवन परिचय देखिए, ये संवत होती है जो विक्रमी संवत है, सन नहीं है, इसको ध्यान में रखना। विक्रमी संवत 1616 में इनका जन्म हुआ। जीवन परिचय। सेनापति का जन्म दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में विक्रम संवत 1616 में हुआ। इनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह है, अर्थात दादा का नाम परशुराम दीक्षित था। उनके विद्यागुरु हीरामणि दीक्षित थे। इनके गुरु का क्या नाम था? हीरामणि दीक्षित। वे बहुत ही आत्मविश्वासी थे। अपना परिचय देते हुए एक स्थान पर इन्होंने कहा है, सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी सब कवि कान दे सुनत कविताई है। कि सेनापति सोई, कि सेनापति वही है, सीतापति के प्रसाद जाकी, कि जिनको सीतापति अर्थात श्री राम का जिनको प्रसाद मिला हुआ है, सब कवि कान दे, कि सारे लोग कान लगाकर सुनत कविताई हैं, इनकी कविताओं को सुनते हैं। ये रीतिकाल के महान एवं भावप्रवण कवि माने जाते हैं। ये कौन से युग के कवि माने जाते हैं? रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कुछ लोगों का कथन है कि सेनापति इनका उपनाम या उपाधि है, लेकिन इनका मूल नाम किसी को भी ज्ञात नहीं है। परंतु इस बात में कतई संदेह नहीं है कि काव्य कला और मौलिकता की दृष्टि से युगीन कवियों में वे सेनापति की भांति ही थे। सेनापति की भांति अर्थात अपने युगीन के जो कवि, अपने युग के, उन कवियों में ये सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ थे। सेनापति राम भक्त कवि थे। सेनापति किसकी भक्ति करते थे? श्री राम की भक्ति करते थे। श्लेष अलंकार के प्रयोग में वो सिद्धहस्त थे। अलंकार इनका कौन सा था? श्लेष अलंकार था। और श्लेष अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उन्होंने किसी कवि का अनुसरण नहीं किया। ये रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते थे। ये कौन से कवि की श्रेणी में आते हैं? रीतिबद्ध कवियों में आते हैं। इनकी दो रचनाएं प्रसिद्ध हैं, एक काव्य कल्पद्रुम और दूसरी है कवित रत्नाकर। काव्य कल्पद्रुम जो अप्राप्य है, यानी काव्य कल्पद्रुम इनकी जो रचना है वो नहीं मिलती। इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रहा होगा, हो सकता है इनका काव्य शास्त्र को ये ग्रंथ रहा होगा। इनके कविताओं में अलंकार और रस ध्वनि के उदाहरण एक से बढ़कर एक मिलते हैं। इन्होंने अलंकार संप्रदाय का अनुसरण किया है। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं। ये इनकी भाषा कौन सी थी? तो ब्रज भाषा के कवि हैं। साधारण शब्द भी उनके हाथ में आते ही सैनिक की भांति सशक्त बन जाते हैं। वे फारसी शब्दों का प्रयोग भी करते थे। उनकी रचनाओं में प्रसाद और ओज गुण की प्रधानता है। जो काव्य होता है उसमें 3 गुण होते हैं, एक प्रसाद गुण, दूसरा माधुर्य गुण और तीसरा ओज गुण। तो इनकी रचनाओं में कौन सा गुण की प्रधानता है? प्रसाद और ओज गुण की प्रधानता है। प्रसाद गुण वहाँ होता है जहाँ पर सीधी सरल भाषा में लिखा जाता है। जो ज़्यादातर भक्ति से संबंधित रचनाएं होती हैं उनमें प्रसाद गुण होता है। और ओज गुण वहाँ होता है जहाँ पर क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया जाता है और युद्ध का वर्णन किया जाता है। परिमार्जित भाषा का प्रयोग और भाव गांभीर्य उनके काव्य की विशेषता है। परिमार्जित अर्थात शुद्ध और मंजी हुई भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे वो देखें। पाठ परिचय। यहाँ प्रस्तुत कविता सेनापति के ऋतु वर्णन का प्रौढ़ और प्रांजल नमूना है। प्रौढ़ यानी बहुत ही प्राचीन और प्रांजल नमूना है, यानी कि इनकी जो ऋतु वर्णन है वो बहुत ही अच्छे से किया गया है। इनमें पूरी निपुणता से ऋतु के उपादानों एवं उसके लक्षणों का उपयोग कवि ने किया है। वसंत का वैभव पूरी छटा के साथ पंक्तियों में पिरोया गया है। वसंत का वर्णन, इनकी वसंत ऋतु के आगमन का वर्णन, कैसे वसंत ऋतु रहती है उसका वर्णन इनकी पंक्तियों में किया गया है। कवि ने ऋतु वसंत का सूक्ष्मता पूर्वक मानवीकरण किया है। मानवीकरण कैसे? कि जिसमें प्रकृति कैसी होती है, जो वन उपवन कैसे होते हैं, ऋतु कैसी होती है, तो ये सब एक जगह स्थिर रहने वाले हैं, लेकिन इनमें से मानव का सा, मनुष्य का सा
चाल चलन, हाव भाव इन्होंने प्रकट किया है। ऋतु को इन्होंने एक मानव के रूप में, एक मनुष्य के रूप में चित्रित किया है। पूरा परिदृश्य राजा के आगमन काल के वस्तुओं एवं भावनाओं से बुना हुआ है। तो इन्होंने वसंत को राजा ही मान लिया है और पूरे वस्तुओं और भावनाओं को उनके साथ में जोड़ दिया है। रंगीन उपवन सुगंधमय है। बगीचा जो उपवन है उसको सुगंधमय माना है क्योंकि उसमें फूलों की, पुष्पों की सुगंध व्याप्त रहती है। कोकिल चारण की भूमिका में पदगान कर रहा है और जो कोयल है वो जैसे चारण भाट होते हैं जो राजा के यशोगान का वर्णन करते हैं, तो उसी प्रकार से जो कोयल है वो राजा के यशोगान का अर्थात वसंत ऋतु रूपी राजा के यशोगान का वर्णन कर रही है। शोभा के सुखमय उपकरण सेना के कवायद की छवि उत्पन्न कर रहे हैं और शोभा बढ़ाने वाले जो उपकरण हैं वो राजा में कवायद यानी उनकी सेना के समान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राजा एकाकी गमन नहीं करता, क्योंकि राजा अकेला नहीं चलता। इसी तरह भीषण गर्मी के बाद झुलसी हुई प्रकृति पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती है तो धरती नयनाभिराम एवं सुखमय हो जाती है। मानसून का आगमन इस कृषि प्रधान देश के लिए एक उत्सव की तरह होता है। कवि ने डूबकर बरसात के ऋतु चक्र को आंखों के आगे साकार किया है। शीत ऋतु की आक्रामकता को सेनापति के आचरण में कवि ने वर्णित किया है कि शीत ऋतु है वो भी कैसे आक्रामक होकर के लोगों को परेशान करती है। इस हमले ने पूरी प्रकृति को पराजित कर दिया है। बर्फीली हवा की चुभन तीर के समान घातक लगती है। सूरज का तेवर निस्तेज पड़ गया है। निस्तेज यानी बिल्कुल भी ना के बराबर, तेजहीन हो गया है। अलाव की आग को घेर कर जन समुदाय ठिठुर रहे हैं। देशज समाज पर ऋतुओं के प्रभाव का इतना जीवंत वर्णन ही सेनापति को कालजयी कवि बनाता है। कालजयी यानी काल पर विजय प्राप्त करने वाला। तो हम ऋतु वर्णन पढ़ते हैं और उसमें पहला जो पद है वो हम देखते हैं। बरन बरन तर उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। बंदी जिमि बोलत बिरद बीर, कोकिल है गुंजत मधुप गान गुन गहियतु है। तो पहले इसके अर्थ देख लें। बरन बरन शब्द का अर्थ होता है विभिन्न रंगों के, विभिन्न वर्णों के। तरु यानी कि पुष्प, फूले, उपवन, उपवन यानी होता है बगीचा, उद्यान, वन यानी वन, सोई चतुरंग संग, सोई यानी वही, चतुरंग, चतुरंग होती है चतुरंगिणी सेना जिसमें होती है पैदल, रथ, हाथी और घोड़े पर जो सवार सेना होती है, अर्थात 4 अंगों के, सेना के 4 अंग, पैदल, रथ, हाथी और घोड़े पर सवार सेना। दल लहयतु है, दल यानी होता है सेना और लहयतु है यानी कि सुशोभित हो रही है। बंदी जिमी बोलत, बंदी, बंदी यानी कि जो यशोगान करने वाले लोग होते हैं। जिमी जैसे, बोलत यानी बोलती है। बीरद बीर कोकिल है, बीरद यानी होता है यश और जिमी यानी जैसे, बीर कोकिल है, कोकिल यानी कोयल। गुंजत मधुप गान गुन गहियतु है, गुंजत यानी गुंजन कर रहे हैं। मधुप, मधुप यानी होता है भ्रमर, भौरा। गान गुन यानी गुणगान, गहियतु है यानी गा रहे हैं। आवे आस पास पुहपन की सुबास, पुहपन यानी होता है पुष्प और सुबास यानी होता है सुगंध। सोने के सुगंध माज सने रहियतु है, सोने के सुगंध यानी जो सोने के महल हैं वो सुगंध माज सने रहियत है। माज यानी में, सने, सने यानी लिप्त या व्याप्त। शोभा को, सने यानी होता लिप्त या व्याप्त, माज यानी में। शोभा को समाज सेनापति सुख साज, आज आवत बसंत ऋतु राज कहियतु है। शोभा को समाज, शोभा यानी शोभा प्राप्त करता है। समाज सेनापति सुखसाज आज आवत, आवत यानी आ रहा है, आना। बसंत ऋतुराज कहियतु है, बसंत, जो बसंत ऋतु है वो ऋतुराज कहलाती है। तो अब इसका अर्थ देखें। बरन बरन तरु फूले उपवन बन, कि वह कवि सेनापति वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वसंत ऋतु जब आते हैं तब रंग बिरंगे फूलों से फले हुए पेड़, उपवन, वन, बगीचे, सोए चतुरंग संग दल लहियतु है,
कि वह जो राजा जब आता है तो राजा की चतुरंगिणी सेना के साथ में वसंत ऋतु रूपी राजा आता है और सुशोभित होता है। लय्यतो यानी सुशोभित होता है, राजा आता हुआ सुशोभित होता है। कवि सेनापति वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वसंत ऋतु में उद्यान और बगीचों में तरह तरह के फूल फल खिले हुए हैं। तरु यानी पेड़ पर बहुत ही तरह तरह के फल फूल खिले हुए हैं और राजा अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ में आते हुए सुशोभित हो रहे हैं। अर्थात वसंत ऋतु का आगमन हो रहा है और वसंत ऋतु आने पर चारों ओर फल फूल खिले हुए हैं। बंदी जिमि बोलत बिरद बीर कोकिल हैं, गुंजत मधुप गान गुन गहियतु है। बंदी जिमि बोलत बिरद बीर कोकिल है, और जो कोयल हैं वो कैसे बोल रही हैं कि वसंत ऋतु में तोते बिरद बीर की तोते और जो कोयल हैं वो मधुर ध्वनि में बंदी जनों के जैसे यानी चारण बाण जिस प्रकार से राजा का गुणगान करते हैं उसी प्रकार से कोयल भी मधुर स्वर में उस वसंत ऋतु रूपी राजा का स्तुति गान कर रही है। क्योंकि कोयल बोलती है वसंत ऋतु आती है तब, तो ऐसा लगता है कि वो वसंत ऋतु तो कौन है, राजा है, और उसका कोयल उसके यशोगान का वर्णन कर रही है। गुंजत मधुप गान गुण गहियतु है, और जो भौरे हैं वो भी उनका गुणगान करते हुए गूंज रहे हैं, उनके यशोगान का गुणगान कर रहे हैं और गूंज रहे हैं। आवे आस पास पुहपन की सुबास सोई, और आस पास फूलों की अच्छी सुगंध व्याप्त है। सोने के सुगंध मांझ सने रहियतु है, और वो सुगंध कैसे है, जैसे कि राजा के सोने के महलों में, जो राजा का महल होता है जो सोने का स्थान है के सुगंध मांझ सने रहियतु है, कि जिस प्रकार से राजा अपने महल में अच्छी सुगंध में रहता है उसी प्रकार से चारों ओर आसपास फूलों की अच्छी सुगंध फैली हुई है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, कि सेनापति कहते हैं कि शोभा के समूह और सुखमय सुंदर साज सज्जा से युक्त होकर आज आवत बसंत ऋतु राज कहियतु है। वसंत ऋतु रूपी राजा आता हुआ सुशोभित हो रहा है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज आवत बसंत ऋतुराज कहियतु है, कि राजा शोभा के समूह है और सुखमय सुंदर साज सज्जा से युक्त होकर के वसंत ऋतु रूपी राजा आता हुआ सुशोभित हो रहा है। एक बार इसका दोबारा अर्थ देख लें। बरन बरन तरु फूले उपवन बन सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। कवि व सेनापति वसंत ऋतु रूपी राजा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वसंत ऋतु में उद्यान और वनों में अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल पेड़ों पर लगे हुए हैं, सुशोभित हो रहे हैं। सोई चतुरंग संग दल लहियतु है, और राजा उस चतुरंगिणी सेना के साथ में आते हुए सुशोभित हो रहे हैं। बंदी जिमि बोलत बिरद बीर कोकिल है, और जो कोयल हैं वो मधुर स्वर में बंदी जनों की तरह राजा का गुणगान कर रही है, उनके यशोगान का वर्णन कर रही है। बिरद यानी होता है यश, तो उनके यशोगान, राजा के यशोगान का वर्णन कर रही हैं। गुंजत मधुप गान गुण गहियतु है, तथा भोरे भी भ्रमर हैं जो वो भी राजा के यशोगान का और उनके गुणगान को गा रहे हैं, अर्थात गुंजार कर रहे हैं। आवे आस पास बहुपन की सुबास सोई, और वसंत के आगमन से आस पास फूलों की सुगंध फैली हुई है। सोने के सुगंध मांझ सने रहियतु है, जिस प्रकार से राजा के महलों में सर्वत्र फूलों की सुगंध होती है उसी प्रकार से चारों ओर भी पुष्पों की अच्छी सुगंध व्याप्त है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज आवत बसंत ऋतुराज कहियतु है। तो सेनापति कहते हैं कि शोभा के समूह है और सुखमय सुंदर साज सज्जा से युक्त होकर के वसंत ऋतु रूपी राजा आता हुआ सुशोभित हो रहा।